दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपकी महा प्रैक्टिस बैच चल रहा है और उस महा प्रैक्टिस बैच का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 24 होने जा रहा है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपना अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि समय जो है वो बहुत करीब आ चुका है, परीक्षा की घड़ी आती जा रही है, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी अपने समय को नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आज हमारा महा प्रैक्टिस बैच का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी को देखेंगे। ठीक है, इसमें सामान्य हिंदी में सबसे पहले ये दिया गया है, ये दिया है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो देखिए इसमें अल्प प्राण और महाप्राण है ना। यस, अल्प प्राण और महाप्राण जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं, है ना। यस, चलिए देखते हैं। कहा जाता है प्राणत्व के आधार पर, ये कहा जाता है कि प्राणत्व किसके, प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वो दो प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन आपने कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। आपके कौन कौन से होते हैं, आपके एक तो होते हैं आपके अल्प प्राण, कौन से, एक होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन, कौन से होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। दूसरा आपका होते हैं महाप्राण व्यंजन, कौन सा, महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा होता है आपका महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और कौन सा, महाप्राण होते हैं। ठीक है, ये प्राण जो है, इस प्राण का अर्थ वायु से होता है। प्राण से अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ हमेशा ध्यान रखो वायु से होता है ना। जिन व्यंजनों को बोलने में हवा कम निकलती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, उन्हें हम लोग कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और जिन व्यंजनों को बोलने में हवा की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, उसे कहते हैं हम महाप्राण व्यंजन। क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो जानते हैं कौन सा हमारा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण। तो ये देखो वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं हमारे, कौन से, का, चा, टा, ता और पा, कचड़ तब। क्या होता है, कचड़ तब। ये आपके 5 वर्ग होते हैं, एक तो का, खा, गा और घा और आपका इंगा होता है, एक चा, छा और एक जा और ये आपका झा और ये आपका या, और ये टा, ठा और ये आपका डा, ये आपका टा, ठा, डा और ये आपका ढा और ये आपका अड़ा, और ये ता, था, ये आपका दा, था, था, दा और ये आपका धा, ये ना, भा, बा और भा और आपका माँ, पाफा, बाभा, माँ। ये आपके 5 वर्ग होते हैं, कचड़ तप इन्हें कहते हैं। इनमें ये पहला चलता है आपका अल्प प्राण, कौन सा, अल्प प्राण चलता है पहला आपका, कौन सा चलता है, ये अल्प प्राण। दूसरा आपका ये महाप्राण होता है दूसरा, फिर तीसरा आपका फिर ये अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, और फिर ये आपका चौथा ये फिर महाप्राण होता है, फिर ये आपका 5वां ये फिर आपका अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो ऐसे होता है आपका अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब आप देख रहे हो
कि एक वर्ग का पहला और आपका तीसरा और आपका पांचवा, ये आपके होते हैं कौन से? ये आपके बेटा अल्पप्राण होते हैं। कौन से? अल्पप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। दूसरा और जो चौथा है ये आपके महाप्राण वर्ग होते हैं। ये आपके महाप्राण होते हैं। कौन से? महाप्राण। तो वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है वर्ग वो आपका होता है कौन सा? है ना, वो आपका होता है महाप्राण का। ठीक। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो खा तो आपका महाप्राण है, गा आपका देखो अल्पप्राण आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? गा वाला है। ये गा वाला आप देख रहे हो, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा? अल्पप्राण। घा में जाओगे महाप्राण दिखेगा, ठा में जाओगे ठा भी महाप्राण है। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कौन सा वाला यहाँ आंसर होने वाला है। तो आंसर कौन सा? सेकंड। गा जो है वो आपका अल्पप्राण व्यंजन है, ध्यान रखना। ठीक है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर ऐसे लिखा जाता है, दिगंबर, दिगंबर, इस तरह से दिगंबर। अब इसका सही संधि विच्छेद तो इसका होता है दिक, दिक और प्लस अंबर। क्या होता है? दिक प्लस अंबर होता है। ठीक। तो यहाँ आपका का जो है ये व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजन मिला है, और यहाँ पे आपका जो है वो आपका क्या है? स्वर। तो व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं। तो जब व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन संधि क्या होती है? जहाँ पे व्यंजन संधि होती है, कौन संधि? जहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होती है तो वहाँ पे कौन कौन मिलते हैं आप जानते हो? व्यंजन का मेल, वहाँ पे व्यंजन का मेल स्वर से होता है या फिर व्यंजन से होता है। तो जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाता है वहाँ पे आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है ना, तो व्यंजन संधि। तो दिक, दिक धन अंबर, इसमें का हलंत होगा। ठीक है, क्योंकि दिगंबर है ना, दिगंबर। अच्छा, इसमें पूरा ही है, दिक धन अंबर। हाँ, ये आधा आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा ये आपको मैं बता दूँ। दिक यहाँ आधा का है, ये आधे का में जब आ मिलेगा तो गा पूरा होगा, तब होगा आपका क्या? दिगंबर। तब बनेगा क्या? बनेगा दिगंबर, है ना। इस तरह से कौन सी संधि है बोलो? व्यंजन संधि है। व्यंजन का मेल जब स्वर या व्यंजन से हो जाता है कौन सी संधि बनती है? व्यंजन, है ना। आगमन में उपसर्ग, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। समझ गए? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? ये आ, और दूसरा जो वर्ड बन रहा है गमन। क्या? गमन में आपने आ जोड़ दिया, क्या हो गया? आगमन। आ आपका उपसर्ग है, आ उपसर्ग है आगमन में। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा ध्यान रखना कौन सी भाषा का? हिंदी का? अरे नहीं, उर्दू का है? नहीं भैया, फारसी का है। कौन सी भाषा का शब्द है दवा? तो ध्यान रखना ये फारसी भाषा का शब्द है ना। हाँ, जिसके ये वाले शब्द और होते हैं, जैसे आप कबूतर कहते हो, कबूतर किस भाषा का शब्द है? आप कहते हो भैया जादू, जादू किस भाषा का शब्द है? आप कहते हो दीवार, तो दीवार किस भाषा का है? दीवार भी आप देखते हो, है ना। तो ये आपके जो है ये फारसी भाषा के ही शब्द हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ये अपशब्द जो है वो आपका क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो ध्यान रखना ये अपशब्द क्या है। हमने आपको बताया था कि अपशब्द के साथ कुछ चीज़ जुड़ेगी क्या? अपशब्द
नहीं, अपशब्द के साथ कोई चीज़ नहीं जुड़ रही। यदि कोई चीज़ जुड़ जाती तो वो विशेषण हो जाता है ना। अपशब्द, तो अपशब्द जो है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, अपशब्द संज्ञा है। अपशब्द का मतलब बुरे वचन। क्या होता है, बुरे वचन जो होते हैं, है ना। हाँ, जो बुरे आप शब्द कहते हो, बुरे शब्द जो होते हैं उन्हीं को, बुरे शब्द को आप क्या बोलते हो, अपशब्द बोलते हैं। ठीक है। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, चलने की विशेषता है कि कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। ये क्या है, ये आपकी क्रिया, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये हमारे जो है वो क्या है, वो क्रिया विशेषण है हमारे। ठीक है, ध्यान रखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह, आपने कहा सर वह तेज चलता है, वह, आपने कहा वह तेज चलता है, आपने कहा वह तेज चलता है। तो ये उसके चलने का क्या है, वह उसके चलने का क्या है, यह उसके चलने का ढंग है कि वह तेज चलता है। चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये भी आपका क्या है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्रिया विशेषण होगा। धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची कौन सा होगा, धूसर का कौन सा हो जाता है, बेशर। क्या, बेशर हो जाता है धूसर का। हाँ, धूसर का बेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, धूसर का बेशर आपका हो जाएगा, कौन सा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अच्छा, खनक, खनक ये किसका, खनक चोर का है, किसका है, चोर का है। ये सदन किसका है, सदन माने घर होता है, घर, या आले, आले भी बोल देते हो आप, निलय भी बोल देते हो, निलय, आप अयन बोल देते हो, क्या, अयन, है ना। ये निकेतन बोल देते हो, निकेतन, ऊपर लिखे हैं, चलो लिखे, निकेतन, निकेतन बोल देते हो तुम, आगार बोल देते हो, आगार, है ना, ये आगार, आलय, निलय, अयन, निकेतन, आगार, आयतन, है ना, आयतन भी बोल देते हो, है ना। ये सभी जो है वो सदन, है ना, भवन, ये सब। गजवदन, आप जानते हो गजवदन गणेश जी के पर्यायवाची, गणेश किसके, गणेश के, एक दंत के, है ना, ये एक दंत के हैं ये, यस। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा का, जीने की इच्छा को कहते हैं क्या, जिजीविषा। तो जीने की इच्छा, जिजीविषा। और यदि जीने की इच्छा रखने वाला ऐसा होता, देखो ऐसे, जीने की इच्छा, यदि ऐसा आ जाए जीने की इच्छा, तो आपने आंसर किया है कौन सा, जिजीविषा। कौन सा, जिजी और विषा, आपका आंसर जो है वो राइट है। अब यदि होता जीने की इच्छा रखने वाला, ऐसे होता, ऐसे होता, जीने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, ये होता, जीने की इच्छा रखने वाला हो जाता, तो इसका आंसर जिजी विशु हो जाता। क्या, जिजी विशु हो जाता, जिजी विशु, तो ये हो जाता जिजी विशु है। ये वाला, ये जानने की इच्छा रखने वाला, ये आपका जानने की, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु। क्या, जानने की इच्छा आ जाता, यदि ये आ जाता जानने, यदि आ जाता जानने की
इच्छा, ये आ जाता जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा हो जाता है क्या, जानने की इच्छा क्या होता है, जिज्ञासा हो जाता। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु, है ना। और ये विजय पाने की इच्छा, यदि इतना होता विजय पाने की इच्छा, यदि इतना होता विजय पाने की इच्छा तो कह देते जिगीसा, तो कह देते क्या, जिगीसा बोल देते, है ना। और ये क्या है, विजय, ये है विजय पाने की इच्छा रखने वाला, क्या, रखने वाला, ये है ना। तो उसे कह देते जिगीसु, क्या, जिगीसु बोलते हैं, क्या, जिगीसु, है ना। और यदि ये पानी पीने या पाने की इच्छा रखने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला, ये वाला हो, रखने वाला, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं क्या, पिपासु। क्या कहते हैं, पिपासु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग पिपासु बोलते हैं, है। तो ये सभी आपके हो गए, मैंने सभी बता दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जीने की इच्छा को जिजीविषा, है ना। अगला देखो, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन भिन्नार्थक है, पावक और अनल और कृषाणु, ये आपके जो तीनों हैं ये आग के पर्यायवाची हैं। किसके, आग के पर्यायवाची हैं। इसमें ये आपका जो है अलग है, ये अनिल माने होता है हवा, जिसे आप कहते हो समीर, जिसे आप कहते हो मारुति, मारुत, है, जिसे आप कहते हो वायु, है ना। यस, हवा के हैं, ठीक है। और ये सभी आग के हैं, आग, जिसे आप कहते हो हुतासन। क्या कहते हो, हुतासन। वायु सखा, क्या कहते हो, वायु सखा, वायु सखा, ठीक। समूहार्थक, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। कौन सा समूह वाला है, पुरुष, ये समूह का है नहीं, स्त्री है नहीं, मनुष्य है नहीं, ठीक है। पुरुष, स्त्री और मनुष्य आपका है नहीं। ये आपके जो हैं, ये संज्ञाएं जो हैं, ये आपकी जातिवाचक संज्ञाएं। कौन सी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञाएं। कौन सी, जातिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। यस। और ये आपका भीड़ जो है, ये आपकी समूहवाचक है। कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है ये आपकी, समूहवाचक संज्ञा, है ना। यस। अगला देखो, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन नहीं, कौन है, ये हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है, दोहा या चौपाई या रोला या फिर ये सभी, है ना। तो छंद जानते हो, ये जो आपके छंद होते हैं, ये छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। नंबर 1 आपका होता है कौन सा, मात्रिक छंद। कौन सा, मात्रिक छंद। नंबर 2 आपका वर्णिक छंद। कौन सा, वर्णिक छंद इन्हें कहते हैं, वर्णिक छंद। नंबर 3 है आपका, वो कौन सा है, वो आपका है मुक्तक छंद। कौन सा, मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद। ये छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हाँ, आपका
जो है आपका कौन सा, मात्रिक छंद। पहला आपका कौन सा है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 03 प्रकार होते हैं मात्रिक छंद के, है ना। 03 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सम मात्रिक छंद। कौन सा, सम। एक होता है सम मात्रिक छंद, होता है सम मात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन सा, अर्ध सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक और छंद होता है। और जो आपका तीसरा है वो है आपका विषम मात्रिक छंद। कौन सा, विषम मात्रिक और कौन सा छंद है, विषम मात्रिक छंद है, 3 है। ठीक है। सम मात्रिक में आता है आपके कौन कौन से छंद आते हैं, चौपाई आता है, आपने पढ़ा होगा। रोला आता है, और रोला आपका लावनी आता है। कौन सा, रोला आता है आपका, लावनी आता है, ये लावनी है ना। और गीतिका आता है। कौन सा, गीतिका। और आपका आता है हर गीतिका। कौन सा, हरि गीतिका, हर गीतिका आता है। ये आपके कौन से हैं, ये आपके सममात्रिक छंद हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में आएगा आपका कौन सा, दोहा आएगा आपका, दोहा। आपका सोरठा आता है। कौन सा, सोरठा आता है आपका। बरवे आ जाता है, क्या, बरवे। और उल्लाला आ जाता है। कौन सा, उल्लाला। ये आपके ये आ जाते हैं। विषम मात्रिक में छप्पे। कौन सा, इसमें आपका छप्पे आता है और आपका कुंडलिया आता है। कौन सा, कुंडलिया। ये आपका कुंडलिया, छप्पे और कुंडलिया जो है वो आते हैं विषम मात्रिक छंद में। ठीक है। तो आपका ये सभी है जो है, सभी आपके मात्रिक छंद हैं। कौन से, सभी आपके मात्रिक छंद हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, है ना। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, है ना। तो इसमें हमें अलंकार बताना है कौन सा, उदित उदय गिर मंच पर है, उदित हुए कहाँ, उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, है ना। विकसे संत सरोज सब जो संत समाज था वो सभी हर्षित होने लगे। आगे सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ तुलना की जा रही है, यहाँ तुलना की बात है। और जहाँ तुलना की बात होती है वहाँ आप जानते हो कौन सा, रूपक अलंकार होता है। और जो आपके तुलना वाले जो शब्द होते हैं वो लिखे नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा, रूपक अलंकार है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है ना। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप लोगों को पता है कि संविधान का अनुच्छेद जो है ये कौन सा, अनुच्छेद 13 सितंबर। आप जानते हो ये अनुच्छेद 343, 14 सितंबर, आप जानते हो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को आपका जो है ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि घोषित की गई। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 343 के नहीं, 343 के 1 में, है ना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी की जो राजभाषा है वो हिंदी राजभाषा घोषित की गई। अपने देश की, आपको पता होगा अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, केवल राजभाषा है, अपने देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक। और ये 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई है ना। यस, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है। इसीलिए 14 सितंबर को 14
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस पूछ लिया जाएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, विश्व हिंदी दिवस, तो यदि विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है। अगला, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का संबंध जो है आप जानते हो व्यंजन संधि से है, स्वर संधि से, दीर्घ संधि से, विसर्ग संधि से। तो ये जो यण संधि है ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि है, संधि जो है आपकी संधि, आप लोग जानते हो आपकी संधि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी होती है स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि होती है। कौन सी बेटा? स्वर संधि होती है नंबर 1। नंबर दूसरी जो होती है वो आपकी होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि। तीसरी आपकी जो होती है वो विसर्ग संधि। कौन सी? ये आपकी विसर्ग संधि होती है। तो संधियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कैसे बनती है? ये स्वर और प्लस स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है, स्वर और स्वर के मेल से। व्यंजन संधि कैसे बनती है? ये आपकी व्यंजन के बाद व्यंजन प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन, इसके मेल से बनती है। ठीक है ये। और आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल जब है, विसर्ग का मेल या तो स्वर से हो जाए या फिर विसर्ग का मेल किससे हो जाए? व्यंजन से हो जाए, तो आपकी कौन सी बनेगी? ये आपकी बनती है कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है। अब ये स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि कितनी? स्वर जो संधि होती है उसके आप जानते हो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। नंबर 1 कौन से 5 भेद होते हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। दूसरी आपकी जो है, दूसरी आपकी गुण संधि है। कौन सी? दूसरी आपकी गुण संधि है। तीसरी कौन सी है? तीसरी आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी? ये तीसरी आपकी वृद्धि संधि है। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी यण संधि। कौन सी? यण संधि है चौथी, यण संधि। और 5वीं आपकी कौन सी है? 5वीं आपकी है अयादि संधि। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है। अब ये यण संधि स्वरई संधि का भेद तो है, इसीलिए सी पे टिक लगाना। ठीक है। खग का अर्थ नहीं है। खग, खग का अर्थ क्या नहीं? खग मीन्स आप जानते हो पक्षी भी होता है, बाण भी होता है ना, और तारा भी होता है। ठीक है। तो ये तो तीनों होते ही हैं खग के अर्थ। खग का अर्थ बाण भी है, बाण भी है, पक्षी भी है। खग का अर्थ पक्षी भी है और तारा भी होता है। ठीक है। क्या नहीं होता है? तो आकाश नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए कौन सा? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। कौन सा? आग से तापना? नहीं भाई, ये नहीं होगा। बहुत अधिक पीटना? ये भी नहीं होगा, है ना। और घूस देना, यही सही है आपका। इसे आप लोग रिश्वत देना कहते हो। क्या कहते हो? रिश्वत देना कहते हो। तो ये आपका सही ऑप्शन है। बहुत सस्ता होना? अरे नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक। अच्छा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो क्या दिल्ली में हुआ था? नहीं भाई। कहाँ हुआ था? आप सभी लोग जानते हो, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? है ना। तो ये आपका कब कराया गया था सम्मेलन? तो शायद 1875 में, है ना, 1975 में। ये आपका 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। 14 जनवरी कहाँ? 1900
1975 तक। दस से 14 जनवरी तक 1975 तक। ठीक है, अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मात्रका है क्या? नहीं भाई। कृतिका है? नहीं। लतिका है क्या? नहीं। वर्तिका का तद्भव रूप जो होता है वो बत्ती होता है। कौन सा होता है? बत्ती। कौन सा पद विकृत नहीं है? विकृत नहीं है। विकृत का मतलब समझ रहे हो? ऐसा कौन सा पद जो है जो विकृत का मतलब ऐसा कौन सा पद है जो लिंग वचन और कारक के अनुसार लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा कौन सा है? तो आप जानते हो संज्ञा भी परिवर्तित हो जाती, विशेषण भी, क्रिया। अव्यय जो होता है वो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए अव्यय आपका विकृत नहीं होता है। ठीक है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आप जानते हो अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते हो? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या, रा, ला और वा। कौन सा? वाह। ये 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन है अंतस्थ व्यंजन? वाह। वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर अवधी की है, बुंदेली की, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर जो है वो ब्रजभाषा की रचना है। ध्यान रखना, कौन सी? ब्रजभाषा की है ना? है ना? जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं वाक्य का किस प्रकार का है पहचानिए। जो धन कमाते हो वो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। तो इसका मतलब उस धन को बचाने की इच्छा करनी चाहिए तुम्हें। विधिवाचक है? नहीं भाई, कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा धन तो तुम्हें अवश्य बचाना ही चाहिए, इस तरह का। ठीक है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। यस, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। आप अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलो आगे देखते हैं क्या है आज का आगे। शिक्षा को वैज्ञानिक और ये ठीक, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों शंकालु है आप जानते हो? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन कौन सा? ये। या मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, या फिर वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। तो ये सही ऑप्शन है। कौन सा? वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यस, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास और गतिशील जीवन का एकांगी विकास। कौन सा? जीवन का एकांगी विकास जो है वही है ना, महत्वपूर्ण देन है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण, जीवन का एकांगी। अरे ये नहीं है, फिर इसका होगा कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, जीवन का परिसीम भौतिक विकास, ये होगा। अगला,
मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। बोलो, बताओ भाई, कौन सा होगा? यस, तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। बताइए आप लोग। तो साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन आपका थर्ड। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन कौन सा? पहले ही ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हो, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, है ना? यस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव आप लोग जानते हो कौन सा है? निर्वेद है। ये रति किसका है? ये किस रस का स्थायी भाव है? रति, ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। किसका? ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक किसका है? ये आपका शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। किसका है ये करुण रस का स्थायी भाव है। विस्मय किसका है? ये आपका ये अद्भुत रस का, कौन सा? ये आपका अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय या आश्चर्य होता है। विस्मय या आश्चर्य होता है। तो ध्यान रखना बेटा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ठीक है। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका मतलब जो पेड़ आप लगाओगे वही तो उसी तरह के तो फल मिलेंगे। बोया पेड़ बबूल का, यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको दशहरी, आप सोचोगे हमें दशहरी मिल जाए खाने को, कभी नहीं मिल गएंगे, क्योंकि आपने बबूल बोया, आपने कांटे बोए हैं, आपको कांटा ही मिलेगा। इसका मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहेंगे, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री या भूकंप वेत्ता। तो भूमि के अंदर की बात है तो भूगर्भ होता है, भूमि के अंदर की बात आती है तो भूगर्भवेत्ता होता है, उसे कहते हैं, है ना? निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं? साहस के क्या कई अर्थ हैं? पुस्तक के हैं क्या? बालक के हैं? नहीं, अंबर के हैं। अंबर के कई अर्थ हैं। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, आप जानते हो। अंबर मीन्स आप पढ़े हो, आकाश भी होता है। अंबर मीन्स बादल भी होता है ना? तो कई अर्थ हैं, है ना? बादल भी होता है, तो इसके कई अर्थ हैं, आप जानते हो। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसुंधरा का, तो वसुंधरा माने जानते हो, क्षिति होता है, पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। जिसे आप लोग कहते हो उर्वी। क्या कहते हो? उर्वी। जिसे आप कहते हो धरा, जिसे आप कहते हो वसुधा भी कहते हो आप, वसुधा। जिसे आप कहते हो इला, जिसे आप कहते हो मही, जिसे आप कहते हो मेदिनी। क्या कहते हो? मेदिनी कहते हो, मेदिनी। जिसे आप कहते हो अवनी। क्या कहते हो? अवनी। ये जो है पृथ्वी है, उर्वी है, ये आपका धरा है। कौन सा है? धरा है, वसुधा है, इला है, मही है, मेदिनी है, अवनी है। ये सभी वसुधा के पर्यायवाची है। रत्नाकर, ये किसका है? रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का है। ये कलाधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का है। और ये दिनकर जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का है ना? यस। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज,
तत्सम या संकर। तो ये आपका जो है ये देशज शब्द है। कौन सा? देशज है। अगला, दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य जो हो वो दूसरे वाक्य पे कहीं न कहीं निर्भर हो और दो वाक्य उसमें दो दो क्रियाएं पाई जाएं, दो दो वाक्य आपस में जुड़े हों, ऐसे वाक्य कहीं ना कहीं हेतु हेतु के होते हैं। तो इसमें हेतु हेतु का ऑप्शन है कौन सा? हेतु हेतु मद भूतकाल। तो यही आपका हो जाएगा सेकंड। हिंदी में कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं भैया? 5, 6, 7, इसके 8 भेद होते हैं। हिंदी में जब भी कारक के भेद हैं तो ध्यान रखना 8 भेद हैं। कौन कौन से? आपका पहला है कर्ता। कौन सा? ये कर्ता कारक है। दूसरा आपका जो है वो आपका कर्म कारक है। कौन सा? कर्म। तीसरा आपका जो है ये दूसरा, तीसरा आपका जो है वो करण है। कौन सा? करण कारक। चौथा है वो आपका संप्रदान। कौन सा? संप्रदान है, संप्रदान कारक। पांचवा है आपका वो आपका अपादान है। कौन सा? अपादान है। छठवां आपका जो है वो संबंध है। कौन सा? संबंध, वो आपका संबंध है, वो आपका संबंध कारक। सातवां आपका जो है वो आपका है अधिकरण। कौन सा? वो आपका अधिकरण कारक है। और आठवां जो है वो आपका है संबोधन। कौन सा? संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो ये आपके हिंदी में जो कारक के भेद हैं 8 है। संस्कृत की यदि बात करें तो संस्कृत में ध्यान रखना, संस्कृत में इसके कितने भेद हैं? ये संस्कृत में 6 है। ठीक। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? सौर श्रेणी से हुआ है, मागधी से, अर्धमागधी से, या फिर यह आपका किससे हुआ है? 37 नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। यस, बताइए। तो इसका जो है वो मागधी से हुआ है। मागधी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मागधी की बोलियां कौन कौन सी हैं? क्या आपको पता है? इसका मगही है। पहली आपकी कौन सी है? मगही की जो बोलियां हैं वो पहली आपकी मगही है, मगही। दूसरी आपकी जो है वो मैथिली है। कौन सी? मैथिली, मैथिली। तीसरी आपकी कौन सी है? भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। भोजपुरी है ना, मगही, मैथिली और भोजपुरी है ना। सामान्य ज्ञान आ गया भाई। सामान्य ज्ञान वाले सर जी, सामान्य ज्ञान वाले सर जी आ जाइए फटाफट। सामान्य ज्ञान टॉपिक आपका आ गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, आज उसी सीरीज़ में हम लोग फिर से एक नई सीरीज़ को लेकर के हाजिर हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। और आज की क्लास हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान में आपकी इस सेट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक आप लोगों ने हिंदी की क्लास देखी थी और अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो पहला बच्चों क्वेश्चन है लिखा हुआ, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये देखो लेटेस्ट ही अगस्त की बात हो रही, वो भी 2023 में। हाँ, हालांकि थोड़े दिन पहले का ये आंकड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त है। और आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किसे किया है? नवदीप रेणवा, अजय कुमार शुक्ला, नवनीत सहगल और वेंकटेश्वर रू। तो आप लोग बताएं जरा, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवनीत रेणवा। नवनीत रेणवा ये कौन थे? ये 1999 के IAS बैच के अधिकारी थे। IAS बैच के क्या थे? अधिकारी थे 1999 में। ठीक है ना, IAS बैच के क्या थे? अधिकारी थे, नवनीत रेणवा।
और इनको अगस्त 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, ये बस्ती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने आंसर बताएं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? कौन सा है? अपने अपने आंसर बताएं जल्दी से आप लोग। तो 2 का उत्तर क्या हो जाए? 39 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। तो इसकी हम लोग बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है, बलिया है। ठीक है, बलिया। बाराबंकी की बात करूं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध? पॉली फाइबर के लिए, पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी क्या है? प्रसिद्ध है। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? देवा शरीफ, देवा शरीफ का मेला, देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक है, क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख, उत्तराखंड, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा, केरल। ठीक है, तो इसमें पूछना चाह रहा ये जो दर्रे आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन किससे मैच नहीं खाता है। तो ये सवाल आपका पूछा गया। तो सबसे पहले तो दर्रा किसे कहते हैं तो आप जानो। तो दर्रा की अगर बात की जाए, दर्रा आखिर किसे कहते हैं? दर्रा, तो जरा देखो, 2 पहाड़ों के मध्य, इस तरीके से 2 पहाड़ों के मध्य जो आवागमन का ये सकरा मार्ग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, दर्रा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है लिपुलेख आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रोहतांग कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। पालघाट एंड कहाँ? केरल। नाथुला दर्रा की बात करूं तो ये बच्चों सुमेलित नहीं। नाथुला आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला और जैपलेला सिक्किम में है। और सिक्किम में एक और मिलेगा, जैपलेला। तो नाथुला और जैपलेला ये दर्रे हमारे दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में, तो इसका क्या था? ए आपका सुमेलित नहीं था, ए सुमेलित नहीं था। ठीक है, ये देखो मैंने आपको कराया हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो मैंने जिन बच्चों को यूपी स्पेशल की सीट देकर कराया हुआ है उसी में बच्चों ये क्वेश्चन था और मुझे ध्यान आ पा रहा, सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था उस लोक नृत्य में। ठीक है, सुलह-कुल उत्सव में सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में यही था। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सुलह-कुल जो उत्सव है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये आपका मनाया कहाँ जाता है? आगरा में। आगरा में इसका आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर था ए आपका सही था, ए आपका सही था। बाराबंकी आपको पता होगा यहीं पर कौन सा मंदिर है? लोधेश्वर धाम, लोधेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, लोधेश्वर मंदिर। ठीक है, कहाँ है? बाराबंकी में। ठीक है, तो बाराबंकी में ये मिल जाएगा। अगला, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, बंगलौर। तो बताएं जरा, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 में ये आपका कहाँ हुआ था? अपने अपने आंसर दे फटाफट, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आंसर दे। नई दिल्ली में हुआ था, भोपाल में, ग्वालियर में या बंगलौर में? तो इसका बच्चों हम लोग बात करूँ तो नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर। तो इसकी बात करूं तो ये जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तो 42 का जो आपका आंसर था वो क्या था? सी सही था, सी सही था। तो 42 की बात करूं तो इसका आंसर क्या था? सी सही था। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये हुआ कहाँ था? ग्वालियर में आपका हुआ था। अगला, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। ठीक है, तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर बताएं, अपने अपने आंसर बताएं। कौन वो साधु था जिससे अशोक प्रभावित हो गया था और बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप लोग अपने अपने आंसर बताएं क्या होगा? विष्णुगुप्त था, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ।
तो इसका आंसर की बात करूँ तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। उपगुप्त ये साधु थे और इसी से प्रभावित होकर अशोक ने क्या बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। अशोक के शासनकाल में एक बच्चों बहुत अच्छी घटना हुई थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? कलिंग आपका उड़ीसा में है। कलिंग है कहाँ? उड़ीसा। और उस समय कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो उस समय कलिंग जो आपका था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए उस समय कलिंग क्या था? प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था। ठीक है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर, पीलीभीत, रायबरेली, इटावा। तो आप बब्बर शेर के लिए एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा। तो आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा। तो आप लोग बताएं 44 का जो आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, और आपको पता होगा बल्कि स्थापित क्या लगभग हो ही चुका है। ठीक है, तो बलरामपुर है, पीलीभीत या रायबरेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटावा में लाइन सफारी है बब्बर शेर के लिए सफारी इटावा में। पीलीभीत की बात करूं तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? बांसुरी उद्योग के लिए आपका पीलीभीत प्रसिद्ध है। पीलीभीत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इटावा में स्थापित किया जा रहा। अगला, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया है? तो संप्रीति 2023 भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत ओमान, भारत बांग्लादेश। तो मैंने जिन लोगों को करंट अफेयर पढ़ाई हुई है उसमें मैंने संप्रीति अभ्यास भी पढ़ाया हुआ है और संप्रीति किनके किनके मध्य है। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में जो सैनिकों के द्वारा अभ्यास किया गया था उसका नाम रखा गया था संप्रीति 2023। ये किसके बीच है? तो इसकी बात करूं तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो 45 की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर था। डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग बताएं 46 का जो आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ठीक है, 46 का आंसर क्या होगा? भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो 46 का आप लोग आंसर बोले क्या हो जाएगा? तो इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? सी आपका बल हो जाएगा। ये आपकी भिन्न है। एक आपने पढ़ा होगा सदिश राशि और एक अदिश राशि। ठीक है, तो इनमें से एक सदिश है, कुछ अदिश है। तो इसका जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? ठीक है, यानी उड़ान भरने वाली कोई कंपनी है और इसने उड्डयन महानिदेशालय से एक लाइसेंस पाया, जो लाइसेंस पाने वाली ये कंपनी है जो ड्रोन कंपनी, ये पहली कंपनी बन गई। तो ये आइडिया फोर्ज, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, ओम यूएवी सिस्टम, एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो बताएं कौन सी ये पहली कंपनी बन गई लाइसेंस पाने वाली ड्रोन वाली? तो आप लोग जल्दी से अपने अपने आंसर बताएं। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम या आइडिया फोर्स या ओम यूएवी सिस्टम या एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? बी आपका हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? आगरा, झांसी, ललितपुर, इटावा। अवनालिका अपरदन की बात करूं तो बच्चों जैसे आप लोगों ने ये खेत देखे होंगे और ऊपर ऊपर ये खेतों में मिट्टी होती है। ठीक है, इस तरीके से तो आप देखते होंगे बीच बीच में ऐसे मिट्टी में नालियाँ टाइप में बड़ी बड़ी ऐसे नालियाँ बन जाती हैं। पानी जब बरसता है बहता है तो मिट्टी कट जाती है तो बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं। बड़ी बड़ी नालियाँ, उसी नालियों को ही हम लोग क्या कहते हैं?
अवनालिका अपर्दन कहते हैं। उसी नालियों को ही हम लोग क्या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, उन्हीं नालियों को ही हम लोग अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो पूछ रहा इससे सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो आगरा, झांसी, ललितपुर। तो इससे सर्वाधिक कौन है, इटावा है, इटावा है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या इटावा हो जाएगा। अगला मैग्नेटाइड है। मैग्नेटाइड तो एक आपका क्या लोहे का प्रकार है मैग्नेटाइड। तो उसमें फार्मूला पूछा है Fe2O3 Fe3O4 FeCO3 2Fe2O3 × 3H2O। तो जल्दी से बताएं इसमें से मैग्नेटाइड एक प्रकार का लोहा है और इसका मैग्नेटाइड का फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है। ठीक है, तो आप लोग बताएं मैग्नेटाइड का क्या फार्मूला है, ये सवाल में पूछा गया है। तो इस मैग्नेटाइड की बात करूं तो इसका जो फार्मूला क्या है Fe3O4। तो 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 का क्या, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड। अगला उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर यानी वैट कब लागू हुआ था। ठीक है, वर्ष 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, क्रम से नाम दिए हुए। मूल वर्धित कर यानी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है। ठीक है, जिसे बैट हम लोग कहते हैं। तो ये पूछना चाह रहा कि उत्तर प्रदेश में इसको कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो ये मूल वर्धित जो कर बैट है इसको उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में क्या लागू किया गया था। तो 50 का जो आंसर था क्या आपका हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 5 6, भारत का महान्यायवादी भाग 10 11 12 13 भाग 13 और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। देखो पढ़ा आपने सब है, बस अंतर क्या रोमन अंक में दिए हुए हैं। तो रोमन अंक में आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन सुमेलित नहीं है, मूल कर्तव्य 4 का ये सुमेलित है ही, और राज्य भाग आपका 6 में है ही, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवा ये भी ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो 51 का जो आंसर था क्या आपका था, सी आपका करेक्ट आंसर था। भारत का महान्यायवादी आपका नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी किस आर्टिकल में, आर्टिकल ये 76 में है, 76 में है। ठीक है, अनुच्छेद 76। और ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, भाग और पूछा था, अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 76 में आपका महान्यायवादी है। और भाग की अगर बात करें तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 5 के अंतर्गत महान्यायवादी आता है, जिसमें आपकी कार्यपालिका आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, ये सब चीज़ें आती है। तो उसी में हमें ये देखने को मिल जाएगा। अगला किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। लीजेंड लीग 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वह अभिनेता कौन है, ये सवाल आपको बताना है, तो आप लोग बताएं। ठीक है, इनमें से नाम देख लो कौन है, अक्षय कुमार, अजय देवगन है, या अमिताभ बच्चन है, या सलमान खान है। तो इन चारों में आप देखो सबसे पॉपुलर हस्ती कौन सी है जिसका अभी भी नाम चलता है, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार भाइयों और बहनों। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो देवियों और सज्जनों ऐसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 52 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताएं जल्दी फटाफट। ये तो आंसर आपको आ जाना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और दिवस की एक पूरी लिस्ट भी दी थी, कराई हुई है मैंने आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये भी बच्चों ऐसा कुछ, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो
बच्चों के लिए बच्चों जैसा क्वेश्चन है। अब ये भी तो अगर अब आप गलत कर देते हो तो फिर भाई का नहीं क्या। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता होगा तो सभी को पता होगा। अब इसमें कोई बताने की जरूरत थोड़ा ना कि ये आंसर सही है। सरोजिनी नायडू। तो 54 की बात करूं तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर था। ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। लौह पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, मैग्नीशियम सब पाए जाते हैं, लेकिन तब भी एक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से सब पाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना है कौन सा तत्व इसमें रक्त में नहीं पाया जाता है। तो लोहे की मात्रा रक्त में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। तांबा पाया जाता है, ये भी पता होगा। मैग्नीशियम भी रक्त में पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता? क्रोमियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त में कौन नहीं पाया जाता? हमेशा ध्यान रखना, लोहा होता है, ये तांबा भी होता है, मैग्नीशियम, केवल क्रोमियम नहीं पाया जाएगा। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? मतलब किसमें फास्फोरस पाया जाता है उसका प्रमुख है? आलू, आंवला, संतरा और दूध। तो आप लोग बताएं इन सभी में सबसे प्रमुख फास्फोरस का स्रोत कौन है जिसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग बताएं किसमें? आलू में, आंवला में, संतरा में। ठीक है, आलू, आंवला, संतरा या दूध? दूध। तो फास्फोरस की बात करूं तो किसका सबसे प्रमुख स्रोत है? दूध का है। तो 56 का जो आपका आंसर था क्या था बच्चों? डी आपका था, डी। और दूध में बात करूं तो इसमें एक विटामिन सी भी दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस का आपका प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? दूध माना जाता है, दूध आपका। फिर से देखो सीट दी थी, आ गया क्वेश्चन भाई। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 7, 10, 9, 12। तो मैंने आपको सीट दी हुई है, उसी सीट से ये क्वेश्चन आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यही रखा हुआ था, मैंने इम्पोर्टेंट भी लगवाया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 9 है। 9 है तो 57 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्ण देव राय। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी कहते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, तो वो पूछ रहा कि ये जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाई होगी और उसमें जरूर लिखवाया होगा ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो नरसिंह देव बर्मन के द्वारा, नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। ठीक है, तो 58 का जो आपका आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगी के लेखक कल्याण के समय शासक था। मतलब कि राजतरंगी के लेखक कल्याण है, इन्होंने राजतरंगी लिखी थी। तो वो पूछ रहा उस समय शासक कौन था? जयसिंह थे, हर्ष थे, गोविंद चंद थे, जयचंद थे। तो आप लोग जल्दी से बताएं, राजतरंगी जब लिखी गई थी तो उसके लेखक कल्याण थे। कल्याण के समय उस समय शासक कौन था? कौन था? तो आप लोग बताएं 59 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 59 का। तो उस समय नहीं, हर्ष तो थे नहीं, गोविंद चंद भी बाद में थे, जयचंद ये तो इनका लेना देना है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो उस समय कौन थे? 59 में ए आपका आंसर हो जाएगा, 59 का ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, बंगलौर, हैदराबाद, आबू रोड। तो आपको पता है कि जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जो पुलिस अकेडमी है वो आपकी कहाँ पर है? जल्दी से आप लोग बताएं 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर क्या होगा? ठीक है, देहरादून में, बंगलौर में, हैदराबाद में, आबू रोड में। तो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी की बात करूं तो ये आपकी कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद। तो इसका जो आंसर था क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो नीति निर्देशक तत्व से कौन से भाग संबंधित है? तो बताऊं इसका आंसर? तो भाग 4 आपके में बी आपका इसका आंसर था, क्योंकि भाग 4 में आपका क्या है?
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 2 में अगर बात करूं तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। और भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो इसका जो आंसर था बी था। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से, 36 से लेकर के 51 तक, 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है सुल्तानपुर, बरेली, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जिन बच्चों को सीट दी हुई है और सीट्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उनमें से बच्चों आप देख लीजिए, मैंने इम्पोर्टेंट भी लगवाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रसिद्ध जिला वो कौन सा है, प्रतापगढ़ है। तो 62 का जो आंसर था आपका क्या था, सी करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। तो प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, संसद के दोनों सदन, ठीक है। तो मैंने आपको महाभियोग की प्रक्रिया बताई हुई है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, ठीक है। तो जब महाभियोग लगाई जाती है तो किसकी अनुशंसा अनिवार्य, समाप्ति से पूर्व, ठीक है, किसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इसका प्रधानमंत्री तो है नहीं, इनका लेना देना नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी, बचे कौन, संसद के दोनों सदन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 63 का डी आपका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1979 में, 1961 में, 89 में, 99। तो आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 64 का आप लोग आंसर दें, 64 का आंसर दें। क्या 1979, 61, 89, 99 उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो ये बच्चों किया गया था 1989 में, 1989 में। तो 64 का जो आपका आंसर था सी सही था, सी आपका सही था। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, लखनऊ, बनारस, मथुरा, प्रयागराज। मैंने आपको देखो सीट बच्चों जब दी थी तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था, प्रदेश में किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी स्थित है, और आप देखो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगवाया हुआ था। तो राजकीय ललित कला अकेडमी आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है, लखनऊ में। तो 65 का क्या हो जाएगा, ए। और लखनऊ में एक और राष्ट्रीय कथक अनुसंधान कथक अकेडमी, ये भी आपकी लखनऊ में है। ललित कला अकेडमी, भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी लखनऊ में है आपका, भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। तो 65 का आंसर क्या, ए हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, कपास, जूट, कपास, दाल, जूट, तिलहन, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, चाय, रबड़, तंबाकू, जूट, चाय, तंबाकू और कपास। तो आप लोग बताएं 66 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड में अपना आंसर दें। 66 का आंसर क्या होगा, 66 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई 66 का आंसर क्या होगा। तो बात करूं 66 का जो आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर था, बी। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना वाणिज्यिक फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, कुल मिला के हैजा की खोज किसने की थी, फिलिप्पो पकनी रोगाणु, रॉबर्ट कोच ने, एम लवेरान ने, फेलिक्स हाफमैन ने। तो जल्दी से बजाय हैजा के टीके की खोज या रोगाणु की खोज किसने की थी। तो आप लोग अपने अपने आंसर बताएं, अपने अपने आंसर बताएं 67 का क्या होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ाया भी गया होगा, लिखाया भी गया होगा कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। तो 67 का जो आंसर था आपका क्या, बी आपका करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए 67 का बी था। अगला, सरदार सरोवर बांध
निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है और उसमें सरदार सरोवर बांध बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। किस नदी पर है? कृष्णा पर है, गोदावरी पर है, नर्मदा पर है, महानदी पर है। तो सरदार सरोवर की बात करूं तो ये सरदार सरोवर बांध आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर इसका जो आंसर था सी। महानदी पर कौन है? हीराकुंड। हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड बांध। कृष्णा पर कौन है? अलमाटी एक बांध है, अलमाटी और नागार्जुन सागर। एक अलमाटी बांध है कृष्णा पर और एक नागार्जुन सागर, ये हमारे कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। अगला, जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो दर्रा भी मैंने पढ़ाया हुआ, श्रीनगर को लेह से, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, चंबा को स्पीति घाटी से और कालिंगपांग और ल्हासा को। तो आप लोग बताएं जो जिला, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, अब तो लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है, जम्मू में है जो जिला। अब ये किसे जोड़ता है? तो 69 का आप लोग जल्दी से आंसर दें, 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ठीक है, जो जिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तो आपको पता है जम्मू वाली स्थिति में है जो जिला दर्रा, और जम्मू से रिलेटेड यहाँ केवल यही ऑप्शन दिए हुए हैं और आप देख लो, और तो कोई दिया नहीं है, क्योंकि चंबा, अम्बा, स्पीति ये सब हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जिला दर्रा, ठीक है। जैसे सिक्किम में बात करूँ तो सिक्किम के आपके देखो दर्रे कौन कौन से? एक तो नाथुला है, ठीक है, और कामा जयपलेला है, जयपलेला, नाथुला और जयपलेला है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो रोहतांग, बाड़ा लाचा, सिपकीला, रोहतांग, बाड़ा लाचा, लाचा सिपकीला, सिपकीला, ठीक है। उत्तराखंड में आपके कौन कौन से? माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड में बात करूं तो माना, कामा नीति, कामा लिपुलेख, ये कहाँ के? उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, ये आपके हैं। 69, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। जल्दी से बताएं 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश किस सीमा को साझा नहीं करता? असम से करता है, पता होगा। ये तो आप देखो चित्र वाला क्वेश्चन है बच्चों, तभी निकाल पाओगे जब आप चित्र बना पाओगे। ये स्थिति है, ये यहाँ पर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। अब इधर ये असम है, तो इसका मतलब इससे कर ही रहा, ठीक है। लगा इससे त्रिपुरा है, त्रिपुरा कर ही रहा, ठीक है। जस्ट इधर मेघालय लगा हुआ, मेघालय, झारखंड देखो यहाँ कहीं पर है, तो इसका मतलब बांग्लादेश किससे सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड से नहीं करता है। तो इसका जो आंसर था 70 का क्या? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी आपका। अगला, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरगंज, सादत खां, सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला। तो आप लोग बताएं अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? 71 का आप लोग आंसर बोले, 71 का, 71 का। तो अवध राज्य का जो संस्थापक था, जो बिल्कुल स्वतंत्र हुआ था, मतलब कि स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र होना, अपने निर्णय स्वयं लेना, ठीक है। तो उस समय अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आपका था सादत खां, सादत खां। 71 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 का बी, ठीक है बच्चों। अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखाई है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में, के लेखक हैं? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको लिखवाया हुआ है इम्पोर्टेंट करके, तो आप लोग बताएं इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, ठीक है, आपको पता होगा लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के लेखक। तो इसकी बात करूं तो कौन है? अरविंद घोष, अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद की, लेकिन ये है लाइफ डिवाइन, तो ये पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है और ये किसकी है? अरविंद घोष की पुस्तक है, अरविंद घोष की पुस्तक है। हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति किसने दिया था? कार्नवालिस, बेंडिंग, डलहौजी, कैनिंग, ठीक है।
तो डलहौजी, तो हड़प नीति की बच्चों बात करूँ तो हड़प नीति क्या थी? तो अंग्रेजों ने, गवर्नर एक आया था लॉर्ड डलहौजी, उसने नीति ये निकाली थी कि जिस राजा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगा, जिस राजा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगा तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। ठीक है, इसी को ही हड़प नीति कहते हैं। और ये हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, डलहौजी की। और इसके तहत हड़पा गया सबसे पहला राज्य कौन सा था? सतारा था, सतारा। और सतारा कहाँ पर था? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहला हड़पा गया राज्य आपका सतारा था। हड़प नीति क्या थी? जिस राजा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। ठीक है। मिडिल पन्नो क्या है? ये मैंने लिखवाया। मिडिल पन्नो एंशिएंट हिस्ट्री में संस्करण नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ या हिंदी ग्रंथ। तो आप लोग बताएं मिडिल पन्नो क्या है? या 74 का आंसर क्या होगा? 74 का क्या होगा? मिडिल पन्नो आखिर क्या है? मिडिल पन्नो संस्करण नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ, हिंदी ग्रंथ। तो मिडिल पन्नो आपका क्या? एक प्रकार का पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है। ठीक है। जैसे आपने उसमें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पढ़ा होगा, तो त्रिपिटक भी आपका पाली भाषा में लिखित एक प्रकार का क्या था? ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है। त्रिपिटक भी पाली ग्रंथ था। इसी प्रकार मिडिल पन्नो भी कैसा है? पाली ग्रंथ है। और त्रिपिटक भी हमारा कैसा है? पाली ग्रंथ है। तो ये त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म में था, बौद्ध धर्म में आपका त्रिपिटक था। ठीक है। तो आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। इसके बाद अगला, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, जयानक, पृथ्वीराज द्वितीय, नयन चंद खरे। तो पृथ्वीराज जो विजय, ये एक पुस्तक आई हुई थी। ठीक है। इसका लेखक पूछ रहा कौन है, कौन है? तो आप लोग बताएं पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं, या जयानक है, या पृथ्वीराज द्वितीय हैं, या नयन चंद खरे हैं? नयन चंद खरे हैं। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं? जयानक, जयानक। तो 75 का जो आंसर आपका क्या था? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो आंसर था बी आपका हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है, जयानक है। तो चलो बच्चों, ये आप लोगों ने देखी। अगली आप लोगों ने जीएस के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे और इन क्वेश्चनों को देखा, और आप लोग इन्हीं को रिवाइज करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाने चाहिए। ठीक है। तो आप लोग बस रिवाइज करते रहिए। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, मैंने जो आपको सीट कराई थी यूपी स्पेशल वाली, आपको क्लास में दी हुई थी, और आप देख लो उस सीट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैंने बताया भी है, देखो ये सीट में लिखवाया था, ये सीट में लिखा हुआ था। तो अब आपको यकीन हो गया होगा। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन इसी में से आपको मिलेंगे। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर से हम लोग एक नई क्लास के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।